Hello students, this is Bhavna Tiwari and I welcome you to the digital platform of Apex classes. Next postulate ये होता है, next postulate के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम है, अब ये क्या आ गया एंगुलर मोमेंटम, पहले मैं लिख देती हूँ postulate फिर जरा समझाती हूँ इसको. एंगुलर मोमेंटम जो है वो हो जाता है, इसको कहते हैं mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई. mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई. नाउ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आप लोगों ने मोमेंटम तो पढ़ा है, मोमेंटम पढ़ा है ना आप लोगों ने. क्या होता है मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम की बात कर रही हूं मैं, एंगुलर हटा दो, ठीक है. मोमेंटम जो होता है वो आपने पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, है ना, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है. अच्छा, ये जो मोमेंटम होता है ना, ये मैंने जो यहां लिखा है mv, ये आपका होता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है. लीनियर मोमेंटम मतलब जब आप स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट, मोमेंटम आपने कहा पढ़ा था मोशन के अंदर, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में जब मूव कर रही है उस टाइम जो उसका मोमेंटम होगा वो होगा mv. लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर. तो सर्कुलर पाथ के अंदर जो मोमेंटम है उसको कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम. ये जो आपने पढ़ा है पहले क्लासेस के अंदर, ठीक है, ये क्या होता है आपका लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो आपने पढ़े थे उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट आपके लीनियर मोशन में चल रहे थे या फिर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे. यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, मतलब उसका पाथ कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है. तो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर जो आपका मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं उसे. और उसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, फॉर्मूला कुछ और चेंज नहीं होता है, mv ये तो रहता ही रहता है, ठीक है, ये mv तो रहता है. बस क्या होता है यहाँ पर लीनियर की जगह क्या कर दिया आपने एंगुलर, और फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम के अंदर जिस ऑर्बिट के ऊपर आप मूव कर रहे हो, जिस सर्कुलर पाथ पे आप मूव कर रहे हो, उसका रेडियस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है. mvr क्या होता है, ये mvr. और ये mvr, ये एंगुलर मोमेंटम नील बोहर के हिसाब से उसने इसका फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, nh अपॉन 2 पाई. अब ये nh क्या है, देखो h जो है वो आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये कोई क्वांटिटी ऐसे नहीं है, कांस्टेंट है एक तरह का, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है. n जो है ये आपका क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कौन से ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है. मतलब अगर आप यूं कहो फर्स्ट ऑर्बिट का अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो n की जगह 1 लिख दो, ठीक है, n की जगह 1 लिख दो. सेकंड का निकालना है तो n की जगह 2, थर्ड का निकालना है तो n की जगह 3. जो भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, उसमें आप n की जगह रख दो. जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है तो n की जगह 1 रखा तो क्या हो गया h अपॉन 2 पाई, n की जगह 2 रखा 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई. इस तरह से ऑर्बिट के हिसाब से आप निकाल सकते हो इसका एंगुलर मोमेंटम. तो ये बोहर ने कहा था जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो फिक्स होता है, और जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसमें एंगुलर मोमेंटम उसका होता है nh अपॉन 2 पाई, जहां h जो है वो एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है. और n जो है वो पाई तो आप जानते ही हो, पाई तो ठीक है वही वाला पाई आपका. अच्छा, पाई मतलब 3.14 या 22/7 जिसको आप कहते हो वही पाई है ये, ठीक है. और जो n है वो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, ये कहा था बोहर ने, ठीक है. नाउ नेक्स्ट एक और जो आखिरी पोस्टुलेट है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, इस डायग्राम से आप उसको बेटर समझ पाओगे. मैं पहले लिख देती हूँ फिर आप समझना क्या है ये. नेक्स्ट कौन सा पोस्टुलेट है, ये आपका है 6th नंबर का पोस्टुलेट. हमारे हिसाब से आपकी बुक में शायद 6th के 7 कर दिए, आई डोंट नो, मतलब उनका सबका यही है, बस वही कोई पोस्टुलेट एक साथ मर्ज कर दिए होंगे, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है. चलो अब देखो 6th पोस्टुलेट क्या है. जब ऑर्बिट, आपको ये बात पता है देखो कि ऑर्बिट्स के अंदर सबसे न्यूक्लियस के पहले वाले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर इसकी और ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होगी. देखो यहाँ पर टोटल मैंने 6 ऑर्बिट्स बनाए हुए, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ऑर्बिट्स है, ठीक है. फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम,
फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर फिफ्थ की, फिर सिक्स्थ की। इस तरह से एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। वैसे तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो किसी और दूसरे ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दी जाए, ठीक है, देखो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी, मान लो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर है, ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं मैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी जो होगी वो भी फर्स्ट ऑर्बिट के हिसाब से ही होगी, है ना। मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो कुछ है, 1 मान लो, 2 मान लो, जो भी है, एज्यूम करो आप, सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, इतनी कुछ है। अब उसकी इतनी एनर्जी जो है ना वो फर्स्ट ऑर्बिट के हिसाब से है, ठीक है, वो किसी दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास में उतनी एनर्जी है नहीं। लेकिन अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी जाए, बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एरो देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट के अंदर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमने बाहर से उसको इतनी एनर्जी दी जिसकी वजह से वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के अंदर चला गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये जो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और इसी का अगर उल्टा करें, ठीक है, जब लोअर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब वो आएगा उससे हम कहते हैं एमिशन। एक साथ समझो एब्जॉर्प्शन और एमिशन को। इलेक्ट्रॉन अभी ये 2 एनर्जी लेवल, पहले इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल में आया, ठीक है, जब उसने आया तब उसने क्या किया? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, तभी वो कम एनर्जी से ऊंची वाली एनर्जी में आ गया, है ना। अब यहां पहुंच गया वो इलेक्ट्रॉन। यहां पहुंचने के बाद देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे फिक्स रह नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में ही रहना होता है। इंस्टेंटली फिर वो क्या करेगा? वापस अपने ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। वापस जब अपने ऑर्बिट में जाएगा तो जो एनर्जी उसने पहले एब्जॉर्ब करी थी उस एनर्जी को वो एमिट कर देगा, मतलब निकाल देगा। उसको हम क्या कहते हैं? एमिशन ऑफ एनर्जी। तो आप यूं कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है ना वो एक साथ चलता है। पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, फिर वहां से वापस जब अपने वाले ऑर्बिट में आएगा तब जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उस एनर्जी को वापस वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उस एनर्जी को वापस बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर देखो आप एग्जांपल बहुत सारे देख सकते हो। n=1 से n=4 के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो गया, ठीक है। यहां पर फिर ये गया, जब उसने क्या किया, कब कैसे गया होगा? उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। देखो सारे एग्जाम्पल ये तीनों है, ये एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल है और ये तीनों एमिशन के। यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ठीक है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन n=1 से n=4 के अंदर गया, n=4 अगर आपको एक ग्रीन कलर नहीं दिख रहा तो n=4 के अंदर जब गया, ठीक है, तो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब जरा वापस देखो, यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, ये देखो n=4 है, इस n=4 से ये वापस आ गया n=1 के अंदर, ठीक है। पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करी फिर उसने रिलीज कर दी। सेम यहां पर n=2 से n=5 में गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी, फिर जब वापस अपने ऑर्बिट में आया तो एनर्जी वापस, जो एनर्जी ली वो वापस दे दी, मतलब कुछ रखना नहीं अपने पास। जो ली तो एक बार घूम के आ गए ऊपर तक ऑर्बिट में, अब वापस अपने घर आ जाओ, जो अपने घर आए तो जो लिया था उसको वापस दे दो, ठीक है, इस तरह से रहेगा। अच्छा, अब ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन और एमिशन को कहते हैं लीनियर स्पेक्ट्रम। मैं लिख देती हूँ सारी चीजें। हायर एनर्जी से, ये है हायर एनर्जी, सॉरी लोअर से शुरू करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा, उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। क्यों एब्जॉर्प्शन? क्योंकि एनर्जी को बाहर से एब्जॉर्ब किया फिर वो गया, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन उल्टा करेगा इसी का, हायर एनर्जी से वापस लोअर एनर्जी में आएगा, अब हायर एनर्जी से वापस आया लोअर एनर्जी में, तब हमने इसको क्या कहा? हमने इसको कहा एमिशन। हमने क्या कहा इसको? हमने कहा एमिशन, ठीक है। अब एमिशन जो है, इन दोनों को, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, इसे हम क्या कहते हैं?
इसे हम कहते हैं लीनियर स्पेक्ट्रम। एक्चुअली लीनियर स्पेक्ट्रम जो होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस होती हैं जो ये दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में गया, थर्ड से फोर्थ में गया। अब इसी के अंदर से ना एक ड्रॉबैक निकलेगा। पहले आप समझ लो बोहर ने क्या कहा, फिर ड्रॉबैक क्या होगा। बोहर ने ये कहा जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, तब कहाँ से जाएगा, वो ऐसे यहां से जाके सीधा यहां जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट के अंदर जंप मार के गया एनर्जी लेकर, तो जब वो वापस आएगा तो वो सीधा फोर्थ से फर्स्ट के अंदर आएगा, ये कहा था बोहर ने। ठीक है, लेकिन जब आप ड्रॉबैक्स देखो, ये समझ लो, इस चीज को याद करो, फर्स्ट से फोर्थ और फोर्थ से सीधा फर्स्ट, मतलब फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, ऐसे टुकड़ों में नहीं आया वो। अपन लोग सीढ़ियां चढ़ते तो कैसे चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी चढ़ेंगे, उतरते टाइम भी ऐसे ही करेंगे। पर कई बार अगर आप जंप मार के आ जाओ तो वो करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट से फोर्थ पर गया तो वो सीधा फोर्थ से फर्स्ट पर आएगा, ऐसा बोहर ने कहा। ठीक है, ऐसा बोहर ने कहा। लेकिन असल में ड्रॉबैक में ये पता चलेगी बात, जब बाद में साइंटिस्ट ने समझा इसको, वो लीनियर स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखा, तब उनको ये बात समझ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जरूरी नहीं है कि फोर्थ सीधा फर्स्ट पर ही आए। ठीक है, वो टुकड़ों में भी आ सकते हैं, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से फिर सेकंड, सेकंड से फिर फर्स्ट। इस चीज को बोहर ने नहीं बताया था, ये उसका एक मेजर ड्रॉबैक था। तो हम ड्रॉबैक के अंदर क्या बताएंगे, सबसे पहला ड्रॉबैक तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ड्रॉबैक यही लिख देते हैं हम लोग, यही वाला। ठीक है, सबसे पहला ड्रॉबैक जो आपकी बुक में बता रखा है वो क्या है, जो लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेशन के अंदर बोहर ने ये चीज, बड़े बड़े जो एटम्स हैं, मतलब उसका जो एटॉमिक मॉडल था वो छोटे एटम जिनका साइज छोटा है उन एटम्स को डिफाइन कर पा रहा है, बट इट कुड नॉट डिफाइन द एटम्स, या फिर को इट कुड नॉट डिफाइन द लार्जर एटम्स। It could not define larger atoms। एक तो ये हो गया ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक एब्जॉर्प्शन वाला मैं एंड में समझाऊंगी ढंग से। सेकंड ड्रॉबैक क्या है, सेकंड ड्रॉबैक ये है कि एटम्स का स्ट्रक्चर तो बता दिया, लेकिन एटम्स जब कंपाउंड बनते हैं, एक से दो एटम मिलकर, वो कंपाउंड कैसे बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं उस बॉन्ड को भी बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उस केमिकल बॉन्ड को भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। इट कुड नॉट explain the chemical bond between atoms in a compound। कंपाउंड जो होता है कोई अलग अलग, उसके अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज हो रखे हैं, किस तरह से उसके अंदर बॉन्ड फॉर्म हो रखा है, उन बॉन्ड्स को भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसने सिर्फ एटम का स्ट्रक्चर बताया, एटम कैसे कंबाइन हो रहे हैं, किस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं जब कोई नया कोई कंपाउंड बन रहा है। जैसे H2O हो गया, H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 1 ऑक्सीजन का है, तो ये तीनों एटम्स कैसे जुड़े हुए हैं, किस तरह से कंपाउंड बना है, ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखा आपने, कहीं भी पूरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया बोहर का, ये बात उसने कहीं नहीं बताई कि एटम कैसे कंबाइन होते हैं। ठीक है, सेकेंड या थर्ड आपका जो लिमिटेशन है या कमी जो है बोहर मॉडल की, वो यही थी कि, फिर दिखाती हूं आपको जरा मैं डायग्राम पीछे वाला। ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही ना, ये लाइंस, मैंने क्या कहा, लीनियर स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस होती है जो ये बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया। अब आपको भी दिख रही ना लाइंस, तो ये देखो पहली लाइन ये दिखा रही है कि एटम जो है वो फर्स्ट से फोर्थ ऑर्बिट के अंदर गया, फिर यहां पर दिखा रही है कि सेकंड से फिफ्थ में गया। ये आपको लाइंस दिखाई दे रही है। इन लाइंस के हिसाब से बोहर तो ये कहता है कि अगर एटम फर्स्ट से फोर्थ ऑर्बिट में गया मान लो, ठीक है, तो जब वो एमिट करेगा, जब वो एनर्जी निकाल के वापस अपने घर पर आएगा ना, उस टाइम वो सीधा फोर्थ से फर्स्ट पर आएगा। वो फोर्थ से बीच में रास्ते में जो भी डेस्टिनेशन आ रही है, फोर्थ और फर्स्ट के बीच में सेकंड ऑर्बिट भी है और थर्ड ऑर्बिट भी है, वहां पर वो नहीं जाएगा, ऐसा बोहर ने कहा था। लेकिन जब बाद में साइंटिस्ट ने ये सारे जो लीनियर स्पेक्ट्रम को ढंग से देखा, अच्छे माइक्रोस्कोप या अच्छे उससे देखा, ठीक है, उस टाइम उन्होंने देखा कि बीच में एटम जब ऐसे आया ना एमिशन, तो एटम ऐसे आता है इस तरह से। कई जगह पर ये भी चीज दिखाई दी कि टुकड़ों में इस तरह से आया है। ठीक है, ये चीज जो बोहर जो है ना ये नहीं एक्सप्लेन
एक्सप्लेन कर पाया। इसको हम क्या बोलेंगे, टुकड़ों में जो आया, दीज आर फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। फाइन लाइंस ही है, ये तो बड़ी लाइन है और ये छोटी छोटी लाइंस है ना, जो ये दिखा रही है कि एटम इलेक्ट्रॉन जो था वो रास्ते में जो जो घर आया ना उन पे सब पे रुकते हुए आया और फिर अपने घर पे फाइनली आया। तो फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सिंपल सा एक चीज में अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं क्या कहूंगी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन लाइंस ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम। बस, ठीक है। जो लीनियर स्पेक्ट्रम क्या, देखो लीनियर मतलब होता है लाइन, लाइन से वर्ड आया है लीनियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया ना, उस चीज का हमने एक तरह से मैप बना लिया कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया होगा, फिर यहां आया होगा। बोहर के मॉडल के हिसाब से कोई फाइन लाइंस उसके अंदर नहीं थी, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे गया जंप मार के वैसे ही जंप मार के वापस आएगा। लेकिन जब साइंटिस्ट ने आगे देखा तो वो सीधा जंप मार के वापस गया, तो जंप मार के ही जाएगा क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है, जाना इलेक्ट्रॉन के हाथ में नहीं, क्योंकि वो तो उसको एनर्जी जितनी मिलेगी उस हिसाब से वो जाएगा। अगर 2 ऑर्बिट जंप मारने जितनी एनर्जी मिलेगी तो वो 2 ऑर्बिट जंप करेगा, अगर 3 जितनी मिली हो 3 करेगा। लेकिन जब वापस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करके अपने जो जिस ऑर्बिट में वो था उसमें जब वापस आएगा, उस टाइम पर वो जरूरी नहीं कि जंप मार के ही आए, वो ऐसे फाइन लाइंस फिर उनको दिखी साइंटिस्ट को कि उसने सीधा जंप मार के नहीं आया, 5th से पहले 4th में आया, फिर 4th से 3rd में आया, 3rd 2nd में आया, मतलब डिपेंड करता है वो कैसे कैसे आया, उस तरह से वो आया। ठीक है, ऑलराइट। सो हम लोगों ने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया हमारा बोहर्स मॉडल। अब देखो हमको क्या करना है, एक तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट में क्लियर करूंगी, आपकी चैप्टर में नहीं दिया हुआ है बट इस चैप्टर से रिलेटेड है और शायद आपकी लोअर क्लासेस में आया है कि वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर आप जो चार्ज निकालते हो इसके ऊपर +1 चार्ज, इस पे +2 चार्ज है, ये आप कैसे निकालते हो। ठीक है, इस चीज को मैं समझाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 10th स्टैंडर्ड में आपको सारे बेसिस क्लियर होने चाहिए। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने 9th बहुत अच्छे से पढ़ी है, बट अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने देखा जाए आपकी बुक के हिसाब से हमने आपका जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है एटॉमिक थ्योरी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, सारे साइंटिस्ट की थ्योरी हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट पार्ट में हमें देखना है क्लासिफिकेशन, जो वेरियस टाइप के एलिमेंट्स है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया। पहली बात तो जरूरत क्या है क्लासिफिकेशन करने की, फिर वही सेम चीज हम देखेंगे जो यहाँ देखी हमने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीकों से उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करी, कौन फेल हुआ कौन सक्सेस हुआ वो सब हम लोग देखेंगे, उनकी लिमिटेशंस देखेंगे, यही हमको देखना है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।